हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है वो ख़त्म हो गया है और आपका नया फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब काफ़ी सारे पर्सन है जो कि ये जानना चाहते हैं कि क्या हम अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर है वो फाइल कर सकते हैं क्या। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर कब फाइल करनी है, कितनी इनकम के बाद में फाइल करनी है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो उसकी ड्यू डेट क्या है। तो फर्स्ट है, यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यानी कि अगर आपको कोई सैलरी से इनकम रिसीव होती है या रेंटल इनकम कोई रिसीव हो रही है या कोई कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज की इनकम है, तो उस केस में आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2025 है। लेकिन यदि मान लो आप पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है, या फिर कोई प्रोफेशनल है जिसकी एक फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उन पर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। तो जिन पर्सन पर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं उनके लिए आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। अब यदि कोई बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या 50 लाख रुपए से कम है, तो उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2025 ही रहेगी। तो अब आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर है वो ड्यू डेट से पहले ही फाइल करनी है। नेक्स्ट है स्कीम फॉर आईटीआर फाइलिंग। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी उसके संबंध में आपके पास दो टैक्स रिजीम अवेलेबल है। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। अब ओल्ड टैक्स रिजीम जहाँ पे आपको कई सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन है जो कि प्रोवाइड की जाती है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में जहाँ पे आपको सर्टेन एग्जेम्पशन और डिडक्शन ही प्रोवाइड की जाती है। अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि 31 जुलाई 2025 से पहले फाइल कर देते हैं, तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम में आपका जो टैक्स है वो कम बन रहा है। लेकिन यदि आप अपनी आईटीआर 31 जुलाई 2025 के बाद में करते हैं, यानी कि ड्यू डेट के बाद में यदि आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, तो उस केस में बी डेटेड आईटीआर आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बी डेटेड आईटीआर के केस में आपके सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ही एप्लीकेबल होगी, यानी कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके द्वारा ड्यू डेट के बाद में आईटीआर फाइल की जाती है, तो उस केस में आपको लेट फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपये की लेट फीस, और यदि इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 5,000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नॉन सैलरी एम्प्लॉयड है, यानी कि जो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है, वो यदि एक बार न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट हो जाते हैं तो वो फिर से न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट इन नहीं कर सकते। यानी कि उनको लाइफ में एक ही बार चांस मिलता है न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने का। एक बार अगर वो इस रिजीम से बाहर आ जाते हैं तो फिर से यदि वो फ्यूचर में चाहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर ले तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सैलरी एम्प्लॉयड होते हैं उनके पास ये ऑप्शन हर साल रहता है कि वो हर साल जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो टैक्स रिजीम को स्विच कर सकते हैं, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में आ सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आपके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल की जाती है तो वहाँ पे आप 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं, और यदि न्यू टैक्स रिजीम में आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप 87A में 20,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आप अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो जिन पर्सन की एज 60 साल से कम है उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए की है, और जिन पर्सन की एज 80 साल से ज़्यादा है तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए की है। लेकिन यदि आपके द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल की जाती है तो वहाँ पर सभी टैक्स पेयर के लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो सेम है, यानी कि सभी टैक्स पेयर की 3 लाख रुपये तक की इनकम पर उनको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, और ना ही उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है, अब आपके द्वारा जो असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल की जाएगी तो उसके संबंध में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट है टीडीएस डिडक्टेड ऑन इनकम। तो अब यदि मान लो आपको कोई ऐसी इनकम रिसीव होती है जिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, जैसे कि मान लो अगर आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ से अगर आपको सैलरी रिसीव हो रही है तो उस पर अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, या फिर मान लो अगर आपने बैंक में कोई एफडी करा रखी है या आरडी करा रखी है और वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिलती है, या फिर मान लो किसी कंपनी के शेयर
शेयर आपने परचेज़ कर रखे हैं और वहाँ से अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम रिसीव होती है, तो ये सारी इनकम अगर आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपका TDS भी डिडक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पे जिस पर्सन के द्वारा आपका TDS डिडक्ट किया जाता है, जैसे कि सैलरी के केस में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा TDS डिडक्ट किया जाएगा, इंटरेस्ट के केस में बैंक के द्वारा TDS डिडक्ट किया जाएगा, डिविडेंड के केस में जिस कंपनी से आपने शेयर परचेज कर रखे हैं उस कंपनी के द्वारा आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर के द्वारा या बैंक के द्वारा या कंपनी के द्वारा जो TDS डिडक्ट किया गया है, तो उनके द्वारा जो TDS की रिटर्न फाइल की जाती है 4th क्वार्टर की, उसकी ड्यू डेट है 31 मई 2025। तो अब जब उनके द्वारा ये TDS की रिटर्न फाइल की जाएगी तो उसके बाद ही आपका जो TDS डिडक्ट किया गया है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर आपके 26 AS और TIS में 31 मई 2025 के बाद में ही शो होगा। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा कोई ऐसी इनकम है जिस पे TDS तो डिडक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन आपने उस फाइनेंशियल ईयर में अगर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आपको सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो उस केस में ये सारे ट्रांजेक्शन भी आपके AIS में और 26 AS में 31 मई 2025 के बाद में ही रिपोर्ट होते हैं। तो इसलिए आपको अपनी ITR जो है वो 31 मई 2025 के बाद में ही फाइल करनी है, ताकि अगर आपकी कोई TDS की क्रेडिट होगी तो वो आपके 26 AS में और TIS जो है में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यदि मान लो आप अपनी ITR 31 मई 2025 से पहले फाइल कर देते हैं और मान लो आपके जो 26 AS और AIS जो है उसमें आपकी TDS की क्रेडिट है या आपकी दूसरी इनकम जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो उस केस में हो सकता है कि बाद में आपके द्वारा जो ITR फाइल की गई है और जो आपकी इनकम 26 AS में और TIS में रिपोर्ट हो रही है उसमें मिसमैच हो। तो उसकी वजह से आपको हो सकता है कि बाद में अपनी ITR भी रिवाइज़ करना पड़े, और यदि आप अपनी ITR रिवाइज़ नहीं करते हैं तो उस केस में फ्यूचर में डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है मिसमैच का। और साथ ही यदि मान लो आपकी कोई TDS की क्रेडिट होगी तो वो क्रेडिट भी आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको क्या करना है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो 15 जून 2025 के बाद में ही फाइल करनी है, क्योंकि TDS का रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट ड्यू डेट है वो 31 मई 2025 है। इसके बाद में जो रिटर्न फाइल किया गया है TDS का, वो प्रोसेस होने में भी 7 से 10 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद ही ये डेटा जो है वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। इसलिए आप 15 जून 2025 के बाद ही अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करें। नेक्स्ट है प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर ITR फाइलिंग। तो अब आपको क्या करना है कि ITR फाइलिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि जब आप ITR फाइल करेंगे तो उस टाइम आपका अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और यदि आप अपनी ITR टाइमली फाइल कर देंगे तो उस केस में आप लेट फीस से भी बच जाएंगे। तो अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिपेयर करके रखने हैं। तो फर्स्ट है, यदि मान लो आपकी सैलरी की इनकम है जिस पर अगर कोई TDS डिडक्ट किया गया है तो उस केस में आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 जो है वो कलेक्ट करना है। लेकिन यदि आपका TDS जो है वो किसी बैंक के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा डिडक्ट किया गया है तो उस केस में आपको बैंक या कंपनी से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट भी लेना है। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है, और वो प्रॉपर्टी सेल करने पे अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है और उस कैपिटल गेन पे यदि आप टैक्स का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 31 जुलाई 2025 यानी कि ITR फाइल करने की ड्यू डेट से पहले आप उस कैपिटल गेन को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करने में कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस कैपिटल गेन को आप बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं कैपिटल गेन सेविंग स्कीम में, ताकि आपको उस कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े। नेक्स्ट है, यदि आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो उस केस में आपको ITR फाइल करते समय अपने सभी बैंक अकाउंट की रिपोर्टिंग भी ITR में करनी होती है। तो आप क्या करें कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी के बैंक स्टेटमेंट एक बार आप डाउनलोड कर लें, और यदि आपके सेविंग बैंक में भी कोई अकाउंट है तो उस केस में आप अपनी बैंक पासबुक को जरूर अपडेट करा लें। और साथ ही यदि मान लो आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स लायबिलिटी बनती है जो कि 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में यदि आप टाइमली एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो जब आपके द्वारा रिटर्न फाइल की जाएगी 31 जुलाई 2025 को, और उस टाइम जब आपके द्वारा टैक्स का पेमेंट किया जाएगा तो उस टैक्स पर आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। लास्ट है, अब आप अपने 4 साल की अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। तो अभी इनकम टैक्स पोर्टल पर ये यूटिलिटी अवेलेबल नहीं हुई है, तो जैसे ही आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर ये यूटिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो उस केस में आप अपनी 4 साल की अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ITR फाइल करने से पहले ज़रूर प्रिपेयर करके रखने हैं, ताकि ITR फाइल करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।